सामान्य वायुमंडलीय परिसंचरण। पृथ्वी का सामान्य वायुमंडलीय परिसंचरण क्षैतिज एवं लंबवत वायु की दोनों प्रकार की गतियों का मिला जुला प्रारूप होता है। पृथ्वी के वायुमंडल में पवनों का चलना ऊष्मा तथा गति के पुनर्वितरण के प्रभाव को दिखाता है, पुनर्वितरण के कार्य को संपन्न करता है। वायुमंडलीय तंत्र को बनाए रखने वाली मूलभूत शक्ति पृथ्वी के विभिन्न अक्षांशों जैसे भूमध्य रेखा एवं ध्रुवों के बीच पाए जाने वाला ऊष्मा का असंतुलन है। वायुमंडल की जो सामान्य परिसंचरण है उसके विषय में जो पुराने विचारधारा थी उसे हम एक कोशीय वायुमंडलीय परिसंचरण मॉडल के रूप में जानते हैं। यह वायुमंडलीय परिसंचरण का सरलतम रूप था। इस रूप में हम वायुमंडल में पवनों को एक विशाल ऊष्मा इंजन के रूप में देख सकते हैं, जिससे एक सिंगल या एकल कोशीय परिसंचरण सिंगल सेल सर्कुलेशन उत्पन्न होता है। प्रत्येक गोलार्ध में इस परिसंचरण से भूमध्य रेखा पर गर्म पवनें, गर्मी के कारण पवनें गर्म होकर ऊपर उठती हैं और ध्रुवों की ओर मुड़कर ध्रुवों की ओर चलती हैं। ध्रुवों पर उतरकर वहाँ उच्च दाब का क्षेत्र बनाती हैं और ध्रुवों से धरातल पर वापस भूमध्य रेखा की ओर चलती हैं, यानी कि विपरीत दिशा में प्रत्यावर्ती धरातलीय प्रवाह ध्रुवों से भूमध्य रेखा की ओर उत्पन्न होगा। इस मॉडल में पृथ्वी के परिभ्रमण के प्रभाव से उत्तरी गोलार्ध में ऊपरी वायुमंडलीय प्रवाह मुख्यतः पश्चिमी माना जाएगा तथा धरातलीय प्रवाह मुख्यतः पूर्वी दिशा से होगा। क्योंकि कोरियोलिस बल है, इसलिए अगर पवनें ऊपर भूमध्य रेखा से ध्रुवों की ओर जाए उत्तरी गोलार्ध में तो दाईं ओर मुड़कर उनकी दिशा पश्चिमी होनी चाहिए और धरातल पर ध्रुवों से भूमध्य रेखा की ओर आने वाली पवन उत्तरी गोलार्ध में पूर्वी हो जाएगी। परंतु इस मॉडल को हम वास्तविकता से दूर ही मानते हैं। वास्तविकता से ये ज़्यादा जुड़ा हुआ नहीं है। ये आपकी भूमध्य रेखा है 0 डिग्री, ये 30 डिग्री, ये 60 डिग्री और ये आपका ध्रुव है। तो भूमध्य रेखा पर पवनें गर्म होकर ऊपर उठती हैं और ध्रुवों की ओर चलती हैं। ध्रुवों पर वो नीचे उतरकर वहाँ उच्च दाब के क्षेत्र को निर्मित करती हैं और ध्रुव से वापस ये पवनें भूमध्य रेखा की ओर चलेगी। तो ऐसा एक कोश, पूरे एक गोलार्ध में एक कोश का निर्माण इस मॉडल के अनुसार होता है कि ऊपरी पवन भूमध्य रेखा से ध्रुवों की ओर और धरातलीय पवन वापस ध्रुव से भूमध्य रेखा की ओर चलेगी। लेकिन ये अत्यंत सरलीकृत मॉडल है और इस पर कई आपत्तियां हैं, जो इसलिए ये मॉडल ज़्यादा मान्य नहीं है। दूसरा जो ज़्यादा प्रचलित मॉडल है, जो अभी तक भी जिसके ज़्यादातर हिस्से प्रचलित रहे हैं, वो है त्रिकोशीय वायुमंडलीय परिसंचरण मॉडल, ट्राई सेल्युलर एटमॉस्फेरिक सर्कुलेशन मॉडल, कि पूरे गोलार्ध के सभी अक्षांशों को 3 कोशों में बांट देते हैं पवनों की गति के अनुसार। और पवनों की गति उत्तर दक्षिण होती है मोटे तौर पर, यानी कि मेरिडियनल होती है, देशांतरों की दिशा में होती है। तो त्रिकोशीय देशांतरीय वायुमंडलीय परिसंचरण, इसके संबंध में जो विचारधारा मॉडल है वो ये वाला इसका अंतर्गत आता है। 18वीं सदी में 1735 में हेडली नामक एक विद्वान ने इस मॉडल को प्रतिपादन किया, जो उस समय ज्ञात तथ्यों के अनुसार था। उन्होंने तर्क दिया कि प्रत्येक गोलार्ध में एक निम्न अक्षांशीय कोश होगा, छोटे अक्षांशों पर, जो भूमध्य रेखा पर गर्म हुई वायु के उठने, ध्रुवों की ओर चलने
तथा अंततः कुछ उच्चतर अक्षांश पर उतरने और वहाँ से वापस भूमध्य रेखा की ओर लौटने से बनता है। इस कोश को आजकल हम तापीय प्रत्यक्ष कोश कहते हैं और हेडली के कोश के नाम से भी इस विद्वान के नाम से जाना जाता है। अभी डायग्राम में देखेंगे इसको। दूसरा कोश उन्होंने बताया तापीय प्रत्यक्ष कोश जो है वो ध्रुवों पर स्थित है, ध्रुव और उपध्रुवीय क्षेत्रों के बीच में। इन शीतल प्रदेशों में वायु के स्तंभ के सिकुड़ने से ऊपरी वायुमंडल में निम्न दाब होने से अंतर्वर्ती प्रवाह और धरातल पर उच्च दाब होने से बहिर्वर्ती अपसरणात्मक प्रवाह पाया जाता है। यानी कि ध्रुवीय क्षेत्रों से पवनें है ना छोटे अक्षांशों की ओर निकलती है। और तीसरा इस मॉडल के अनुसार बताया गया मध्य अक्षांशीय कोश, जो मध्य अक्षांशों में है, इसे तापीय रूप से अप्रत्यक्ष थर्मली इनडायरेक्ट शेल भी कहा जाता है, क्योंकि यह अन्य दो कोशों के कारण बना रहता है। यह तापमान के कारण नहीं है, अन्य कोशों से में जो गतियाँ होती है पवन की, उनके कारण बनता है। और इस कोश की पहचान करने वाले फेरल के नाम से फेरल कोश भी कहा जाता है। इस त्रिकोशीय देशांतरीय परिसंचरण मॉडल को हम यहाँ इस आरेख में देख सकते हैं। भूमध्य रेखा और 30 डिग्री अक्षांश के बीच जो एक नंबर जो कोश है, इसको हम हेडली कोश या तापीय प्रत्यक्ष कोश, पहले एक नंबर का तापीय प्रत्यक्ष कोश भी कहते हैं। भूमध्य रेखा पर गर्म होकर पवनें ऊपर उठती है, ऊपर उठकर एक सीमा तक ऊपर उठकर फिर वो ध्रुव की ओर मुड़ जाती है। ध्रुव की ओर मुड़ने के बाद वो कुछ डिग्री अक्षांशों तक चलती है, फिर वो 25-30 डिग्री अक्षांश पर वो नीचे की ओर उतरने लगती है। तो ऐसा ऊपरी उठती हुई और नीचे उठती हुई पवनों का एक कोश बना। 30 डिग्री के आसपास उच्च दाब का क्षेत्र पाया जाता है। उच्च दाब का क्षेत्र जिसे हम उपोष्ण कटिबंधीय उच्च दाब क्षेत्र भी कहते हैं। इस उच्च दाब के क्षेत्र से भूमध्य रेखा की ओर धरातलीय पवनें चलती है, जिनको हम क्या बोलते हैं, व्यापारिक पवन। तो भूमध्य रेखा से ऊपर उठी हुई पवन उपोष्ण उच्च दाब पेटी के आसपास नीचे उतरती है और वहाँ से व्यापारिक पवनों के रूप में वापस भूमध्य रेखा की ओर लौटती है। ये एक कोश बन गया, कंप्लीट पूर्ण कोश, जिसे हम ताप चलित मानते हैं, क्योंकि भूमध्य रेखा पर गर्मी के कारण ये उत्पन्न होता है। तो तापीय प्रत्यक्ष कोश है। तो ये एक कोश हुआ। दूसरा जो है ध्रुवीय क्षेत्रों में 60 डिग्री अक्षांश से 90 डिग्री अक्षांश ध्रुव के बीच में जो कोश पाया जाता है, यहाँ भूमध्य ध्रुवों के ऊपर शीतलता के कारण वायु ऊपर निम्न दाब की होती है और नीचे उच्च दाब पाया जाता है। और ये भी कहा गया कि 60-65 डिग्री के आसपास जो पवन ऊपर उठती है सिमट कर, उसका एक हिस्सा ध्रुवों पर उतरता है और दूसरा उपोष्ण उच्च दाब पेटी पर आकर 30-35 डिग्री के आसपास आकर नीचे उतरता है। तो यहाँ से ऊपर उठी पवन ध्रुवों पर नीचे उतरती है। ध्रुवों पर तापमान के कारण पहले से उच्च दाब का क्षेत्र है, पवन ऊपर से नीचे उतरने के कारण उच्च दाब को और बढ़ा देती है। और इस उच्च दाब के ध्रुवीय क्षेत्रों से 60-65 डिग्री के आसपास जो निम्न दाब का क्षेत्र है, लो प्रेशर एरिया LP, लो प्रेशर एरिया जो वायु के ऊपर उठने से बनता है, वहाँ की ओर ध्रुवीय क्षेत्र से पवनें चलने लगती हैं। पूर्वी पवनें, इनको ध्रुवीय पवनें कहते हैं। तो ये ध्रुवीय क्षेत्र में दूसरा तापीय प्रत्यक्ष कोश बना, तापीय प्रत्यक्ष कोश। तीसरा है इन दोनों के बीच का कोश, जो 30 से 35 डिग्री अक्षांश के आसपास, 25 से 35 डिग्री अक्षांश के पास उच्च दाब के जो क्षेत्र हैं, जिन्हें हम अश्व अक्षांश भी बोलते हैं,
यहाँ उच्च दाब के पवन नीचे उतरने के कारण उच्च दाब का क्षेत्र बनता है। उससे वहाँ से पवनें या तो भूमध्य रेखा की ओर चलेंगी, जिनको व्यापारिक पवन बोलते हैं, या वो ध्रुवों की ओर चलती है, जिसे हम पछुआ पवनों के रूप में जानते हैं, पछुआ पवनें। तो ये धरातलीय प्रवाह मध्य अक्षांशों में पछुआ पवन यानी दक्षिण पश्चिम से आने वाले पवनों के रूप में है। जो 60-65 डिग्री पर ऊपर पवनें ऊपर उठती हैं, वो भूमध्य रेखा की ओर चलती हैं और फिर 30-35 डिग्री पर नीचे उतरकर उपोषण उच्च दाब पेटी में वायु दाब को बढ़ा देती हैं। तो इस प्रकार का ऊपरी वायुमंडल पर पूर्व की ओर से आने वाली पवनें और धरातल पर उच्च दाब से निम्न दाब के क्षेत्र, उच्च दाब से निम्न दाब के क्षेत्र की ओर, यानी कि 30 डिग्री के आसपास से 60 डिग्री अक्षांश के बीच में पछुआ पवनों की धरातलीय पवनें चलती हैं। तो ये 3 कोश हुए, पहला और तीसरा ये तो तापीय प्रत्यक्ष कोश था, और दूसरा तापीय अप्रत्यक्ष कोश है, जो पहली 2 गतियों से जुड़ा हुआ है, पहली 2 पवनों की। ये वायु दाब की पेटियों और पवन पेटियों के हमारे पुराने अध्ययन से हम जानते हैं, ये त्रिकोशीय देशांतरीय परिसंचरण मॉडल वायुमंडल का है, जो परंपरागत है। यह त्रिकोशीय वायु परिसंचरण मॉडल या संकल्पना अब तक वायुमंडल के सामान्य परिसंचरण को समझने का आधार रही है। यह कोश धरातलीय पवनों की तो सही व्याख्या करता है, परंतु ऊपरी वायुमंडल की पवनों के बारे में बढ़ती जानकारी के कारण यह महसूस किया जाने लगा कि यह मॉडल अपर्याप्त है, उसकी व्याख्या पूर्ण नहीं है। खासकर इसके द्वारा मध्य अक्षांशों के वायुमंडल में पछुआ पवनों के विस्तृत प्रवाह की व्याख्या नहीं हो पाती है। पछुआ पवनों के जो धरातल पर वे भी चलती हैं और ऊपरी वायुमंडल में भी, उनकी पर्याप्त व्याख्या नहीं कर पाता है। तो ये आपका त्रिकोशीय देशांतरीय मॉडल था। इसका जो आधुनिक जो विचारधारा है, जो त्रिकोशीय मॉडल के प्रतिपादन के बाद जो नई जानकारियाँ हमें पता लगी वायुमंडल के परिसंचरण के बारे में, उसको समाहित करता है। 1951 में पामेन नाम के एक विद्वान ने अपना मॉडल दिया था वायुमंडल के परिसंचरण का। ये काफ़ी हद तक आधुनिक जो वायुमंडलीय परिसंचरण की विचारधारा है आधुनिक, उससे काफ़ी मेल खाता है। इसलिए हम पामेन के मॉडल को आधुनिक वायुमंडलीय परिसंचरण के मॉडल के उसके प्रतिनिधि के रूप में भी ले सकते हैं। पामेन द्वारा दिया गया वायुमंडलीय परिसंचरण मॉडल इस विषय में आधुनिक विचारधारा का उदाहरण है। यद्यपि वायुमंडल की विभिन्न प्रक्रियाएं अब भी उन पर रिसर्च का विषय, अभी भी उनके बारे में जानकारी जुटाई जा रही है। पिछले वर्षों में सबसे महत्वपूर्ण बात यह हुई है कि भूमध्य रेखा से ध्रुवों की ओर ऊष्मा के स्थानांतरण की व्याख्या वायु की गति के लंबवत स्वरूप मात्र द्वारा नहीं की जा रही। अब यह समझ आने लगा है कि ऊष्मा के लेन देन का बड़ा हिस्सा क्षैतिज रूप में ही संपन्न होता है। यह बात मध्य अक्षांशों पर खासकर लागू होती है, जहाँ वायु राशियों के बीच बनने वाले जो लहरनुमा क्षेत्र है और वाताग्र हैं, उनके रूप में उत्तर व दक्षिण से आने वाली विशाल वायु राशियाँ आपस में मिलकर एक दूसरे के क्षेत्र में प्रवेश करती हैं, और अर्थात वातागर तंत्र केवल अस्थायी तत्व न होकर सामान्य परिसंचरण तंत्र को बनाए रखने वाली मुख्य शक्तियां हैं। वातागर यानी कि वायु राशियों के जो अग्रिम भाग होते हैं, ये जिस वातागरों का जिक्र करती है मध्य अक्षांशों के संदर्भ में, वो ठंडी ध्रुवीय वायु राशियाँ और अपेक्षाकृत गर्म और आर्द्र वायु राशियाँ जो है ना पछुआ पवनों के रूप में चलती हैं, उन दोनों की जो सीमा रेखा है उसका वर्णन कर रहा है, उसके संबंध में ये बात बोल रहा है।
तो इनको अभी देखेंगे आगे डायग्राम के माध्यम से भी। पहला है, इसमें निम्न अक्षांशीय परिसंचरण के बारे में आधुनिक विचारधारा जो है उससे हमें क्या चीज़ पता लगती है। अब माना जाने लगा है कि परिसंचरण की मूलभूत विधि तंत्र के रूप में नियमित कोशीय व्यवस्था केवल उष्णकटिबंध पर ही अधिक लागू होती है। जो त्रिकोशीय परिसंचरण मॉडल है उसका जो प्रथम कोश है, जिसे हैडली कोश भी कहते हैं, जो भूमध्य रेखा से 30 डिग्री के बीच में पाया जाता है, वो ही ज़्यादा नियमित और है ना अक्षर से फिर भी कह सकते हैं लागू होते हुए देखा जा सकता है, जो हैडली कोश। फिर भी इनकी क्रियाविधि मोटे तौर पर हैडली के बताए अनुसार है, ऐसा इसलिए लागू होता हुआ हम कह सकते हैं। यह परिसंचरण फिर भी उतना सरल नहीं है जितना प्रथम दृष्टि में लगता है। मोटे तौर पर यह परिसंचरण तिरछे तल की एक श्रृंखला के रूप में संपन्न होता है, इंक्लाइंड प्लेन के रूप में। यानी कि भूमध्य रेखा के जो गर्म महासागरीय भाग हैं, भूमध्य रेखा के आसपास उत्तरी गोलार्ध में, दक्षिणी गोलार्ध में, भूमध्य रेखा के आसपास पश्चिमी महासागर के हिस्से के रूप में जो गर्म भाग है, वहाँ पवने सवैनीय धाराओं के रूप में गर्म होकर ऊपर उठती है और ऊपर उठकर वो ध्रुवों की ओर चलती है, लगातार ऊंचाई बढ़ाती जाती है, अपनी एक ढालनुमा तल के सहारे चलती है जैसे। और ध्रुववर्ती क्षेत्रों में वो पहुंचकर सबसे अपने सर्वोच्च बिंदु पर पहुंचकर फिर वो करीब 30 डिग्री अक्षांश 35 डिग्री अक्षांश के आसपास नीचे उतरने लगती है, जहां अश्व अक्षांश या उपोषण उच्च वायुदाब की पेटी पाई जाती है। इन कोशों के जिन हिस्सों में ये वायु नीचे उतरती है वो महासागरों के पूर्वी हिस्से हैं, यानी जहाँ ठंडी सागरीय धाराएं पाई जाती हैं। ऊपर उठती हैं गर्म सागरीय धाराएं सागरों के पश्चिमी हिस्से से, और नीचे उतरती है ठंडी महासागरीय धाराएं जहाँ चलती हैं यानी महासागरों के पूर्वी हिस्से में। तो वहाँ अपेक्षाकृत उच्च दाब के कोश बनाती है। उच्च दाब की पेटी नहीं मानते आजकल, जैसा कि त्रिकोशीय परिसंचरण मॉडल मानता था। आजकल टूटे हुए कोश पाए जाते हैं ऐसा मानते हैं, जो अश्व अक्षांश के स्थान पर, अश्व अक्षांशों में महासागरों के पूर्वी भाग पर ठंडे सागरीय धाराओं के आसपास उच्च दाब के कोश पाए जाते हैं, जहाँ भूमध्य रेखा पर ऊपर उठी हुई पवन नीचे उतरती है और इन पूर्वी किनारों से पवनें भूमध्य रेखा की ओर वापस सतह पर चलती है। तो ये अभी डायग्राम में इस चीज़ को देखेंगे आगे। ये आपका भूमध्य रेखा है 0 डिग्री। भूमध्य रेखा पर महासागरों के पश्चिमी हिस्से से पवनें ऊपर उठती हैं सवैनीय धाराओं के रूप में, और लगातार उनकी ऊंचाई बढ़ती जाती है ध्रुवों की ओर जाते हुए। और ध्रुवों की ओर जाते वो सर्वाधिक ऊंचा बिंदु अश्व अक्षांशों के आसपास होता है उनका, वहाँ पहुंचकर वो एकदम नीचे उतरने लगती है। कहाँ? महासागरों के पूर्वी हिस्से में जहाँ ठंडी सागरीय धाराएं पाई जाती हैं, वहाँ उपोष्ण कटिबंधीय उच्च दाब के कोश उत्पन्न होते हैं। इन कोशों से पवनें वापस भूमध्य रेखा की ओर चलती हैं। तो ऐसे कोश महासागरीय क्षेत्रों में पाए जाते हैं, चाहे अंध महासागर हो चाहे प्रशांत महासागर हो। इन उच्च दाब के उपोष्ण कटिबंधीय कोशों से, उच्च दाब के कोशों से व्यापारिक पवनें भूमध्य रेखा की ओर चलती हैं। तो इस जो हैडली कोश का जो संरचना है, उस संरचना के विषय में काफ़ी जानकारी आजकल प्राप्त हो गई है। उसको इस मॉडल में समाहित किया गया आधुनिक विचारधारा में। दूसरी बात जो निम्न अक्षांशीय परिसंचरण के बारे में बताता है, उष्णकटिबंधीय परिसंचरण में एक कारक ऋतुओं के अनुसार वृहत स्तर का स्थानांतरण है।
पवनें बड़े स्तर पर स्थानांतरण करती मौसम के अनुसार। यद्यपि आईटीसीजेड यानी कि जहाँ व्यापारिक पवनें आपस में मिलती हैं, व्यापारिक पवनें जिस सीमा या जिस बेल्ट के पेटी के आसपास मिलती है उसको इंटरट्रॉपिकल कन्वर्जेंस जोन, अंतर उष्णकटिबंधीय समवाय क्षेत्र बोलते हैं। और दूसरा भूमध्यरेखीय ट्रफ। भूमध्यरेखीय ट्रफ निम्न दाब का केंद्र होता है। तो जहाँ व्यापारिक पवनें आपस में मिलती हैं और जहाँ भूमध्य रेखा के आसपास निम्न दाब का केंद्र पाया जाता है, वो पूरी तरह से एक स्थान पर नहीं होते, थोड़ा अंतर होता है। तथापि ये दोनों ही सूर्य के साथ ध्रुवों की ओर स्थानांतरण करते हैं। 6 सप्ताह के अंतराल के साथ ध्रुवों की ओर ग्रीष्म काल में, किसी गोलार्ध के ग्रीष्म काल में स्थानांतरण करते हैं आईटीसीजेड, यानी जहाँ पर दोनों गोलार्धों की व्यापारिक पवनें मिलती हैं। और भूमध्य रेखीय ट्रफ यानी भूमध्य रेखीय द्रोणी, जहाँ उच्च तापमान के कारण निम्न दाब का क्षेत्र जो पाया जाता है भूमध्य रेखा पर। आईटीसीजेड का अधिकतम ध्रुववर्ती स्थानांतरण करीब 25 डिग्री उत्तरी अक्षांश पर भारतीय उपमहाद्वीप में पाया जाता है। मानसून से जुड़ा हुआ भी है ये। तापीय भूमध्य रेखा के ध्रुव की ओर चले जाने से, इस प्रकार चले जाने से दक्षिणी गोलार्ध का जो हेडली कोश है, दक्षिणी गोलार्ध का जो हेडली परिसंचरण है, हेडली कोश का परिसंचरण, वो भूमध्य रेखा को पार कर जाता है, क्योंकि निम्न दाब उत्तरी गोलार्ध में काफ़ी उत्तर में खिसक चुका है, जैसे 21 जून के आसपास। इस कारण दक्षिणी गोलार्ध की जो हेडली कोश की संबंधित वायु है ना, व्यापारिक पवनें हैं, वो भूमध्य रेखा को पार करके और उत्तरी गोलार्ध के अनुसार जो कोरियोलिस बल के प्रभाव से अपने दाईं ओर मुड़कर दक्षिणी पश्चिमी मानसून पवनों के रूप में चलने लगती है। धरातलीय भूमध्य रेखीय पछुआ पवनें, भूमध्य रेखा के आसपास कुछ पछुआ पवनें पाई जाती हैं मंद, वो इन्हीं के कारण है। दक्षिणी गोलार्ध की जो हेडली कोश की पवनें हैं, व्यापारिक पवनें, वो जब दूसरे गोलार्ध की ओर आती हैं तो उसका एक हिस्सा भूमध्य रेखीय पछुआ पवनों के रूप में चलता है। ऊपरी वायुमंडलीय पूर्वी पवनें, ये ऊपरी वायुमंडलीय पूर्वी पवनें जेट स्ट्रीम के रूप में, पूर्वी जेट स्ट्रीम के रूप में चलता है। हम देखेंगे बाद में इसको जेट स्ट्रीम में। इस सब की व्याख्या इस तथ्य में ही निहित हो सकती है, कौन से में, कि आईटीसीजेड और जो भूमध्य रेखीय निम्न दाब की द्रोणी है उसके स्थानांतरण के साथ। दूसरा जो है वो है मध्य अक्षांशीय परिसंचरण। मध्य अक्षांशीय परिसंचरण पामेन के मॉडल में मध्य अक्षांशीय अप्रत्यक्ष कोश, जिसे हम फेरल कोश भी कहते हैं, उस फेरल कोश को पामेन ने या तो ज़्यादा महत्व नहीं दिया, उसको वो मान्यता ही नहीं देता है, अथवा उसको अत्यंत संशोधित और कमज़ोर रूप में ही मान्यता दी जाती है। ध्रुवीय वाताग्र क्षेत्र में, ध्रुवीय वाताग्र जहाँ ध्रुवीय ठंडी और गर्म पछुआ पवनें जहाँ मिलती है, वो 60 डिग्री के आसपास, 50 से 60-70 डिग्री अक्षांश के बीच में, उनके बीच में जो सीमा रेखा है उसको ध्रुवीय वाताग्र बोलते हैं। ध्रुवीय वाताग्र क्षेत्र में चलते हुए चक्रवात व प्रतिचक्रवात, उत्तर दक्षिण दिशा में पवन तथा ऊष्मा के स्थानांतरण के बड़े माध्यम हैं। ठंडे ध्रुवीय क्षेत्रों से प्रति चक्रवात आते हैं उच्च दाब के, और गर्म पछुआ पवनों के साथ ध्रुवों की ओर चलते हैं चक्रवात निम्न दाब के केंद्र। इनके साथ पवनें उत्तर की ओर, दक्षिण की ओर क्रमशः चलती हैं, और गर्म पवनें दक्षिण से आती हैं उत्तरी गोलार्ध में, और ठंडी पवनें उत्तर से, उत्तरी ध्रुव से आती हैं। तो प्रति चक्रवात और चक्रवात जो इस ध्रुवीय वाताग्र क्षेत्र के सहारे जो गति करते हैं उत्तर या दक्षिण की ओर, उनके साथ ये गर्म ठंडी पवनों का आदान प्रदान होता है, और पृथ्वी के
तापमानों या ऊष्मा के पुनर्वितरण का ये माध्यम बनते हैं। ध्रुवीय वातावरण के सहारे लगातार परिवर्तनशील मौसम ऊपरी वायुमंडल की पछुआ पवनों, जिसे हम रोसबी वेव्स भी कहते हैं, लहरनुमा होती हैं इसलिए पछुआ पवनें, इन्हीं पछुआ पवनों के जो मध्यवर्ती भाग हैं जो तीव्र गति से चलते हैं और भी, उन्हें जेट धाराएं या जेट स्ट्रीम पवनें भी बोलते हैं। तो ये जेट स्ट्रीम कह लीजिए, पछुआ पवनें या रोसबी लहरें, कुछ भी, ये सब एक ही तथ्य से संबंधित है। इनके जो तरंग दैर्ध्य हैं और आकार में उनमें जो परिवर्तन होता है, उनके परिवर्तन से ही मौसम में भी, धरातल के मौसम में भी बदलाव आता है। तरंग की जो लंबाई है, तरंग की लंबाई यहाँ से यहाँ तक है ना, ये एक तरंग दैर्ध्य कहलाता है। तो ये तरंग दैर्ध्य छोटा भी हो सकता है, छोटी वेवलेंथ जैसे ये है, बड़ी वेवलेंथ भी हो सकती है, बड़ा तरंग दैर्ध्य। तो और आकार ये होता है किसी तरंग का आकार, तरंग का आकार छोटा या बड़ा है ना, उसकी श्रृंग और द्रोणी की ऊंचाई या गहराई से निर्धारित होता है। तो यह आगे देखेंगे अभी इन सब। मध्य एवं उच्च अक्षांशों के ऊपरी वायुमंडलीय प्रवाह को जोनल इंडेक्स के द्वारा दिखलाया जाता है, जिसे कटिबंधीय सूचकांक भी कहते हैं, जो कि ऊपरी वायुमंडल की पछुआ पवनों की शक्ति में परिवर्तनशीलता का एक माप है। यहाँ मध्य अक्षांशों के ऊपरी वायुमंडलीय पछुआ पवनें, जिन्हें जेट स्ट्रीम भी कह सकते हैं, जिनके मध्यवर्ती भाग जेट स्ट्रीम है, उनको दिखलाया गया है। ये उच्च या हाई जोनल इंडेक्स को दिखाता है, उच्च कटिबंधीय सूचकांक। और ये अंतिम अवस्था ये निम्न जोनल सूचकांक को दर्शाती है, निम्न कटिबंधीय सूचकांक। जब ऊपरी वायुमंडल की पछुआ पवनें या जेट स्ट्रीम या रोसबी वेव्स भी कह देते हैं, रोसबी के नाम से, रोसबी लहरें ज़्यादा घुमावदार नहीं होती हैं, यानी कि अपेक्षाकृत सपाट होती है, तो वो कुछ अक्षांशों में ही प्रवाहित होती है। इसको उच्च जोनल इंडेक्स या उच्च कटिबंधीय सूचकांक दशा कहते हैं ऊपरी वायुमंडलीय पछुआ पवनों की। ये क्रमशः अपेक्षाकृत ज़्यादा लहरनुमा होती जाती हैं, अगली अवस्था में और ज़्यादा लहरनुमा हो जाएगी। और ये लहरें क्रमशः क्या करेंगी, ये नीचे की ओर मुड़ी हुई है, ये ऊपर की ओर मुड़ी हुई है। ऐसे नीचे की ओर मुड़ी हुई लहर को हम द्रोणी बोल देते हैं, और ऊपर की ओर मुड़ी हुई इस लहर को हम कटक बोल देते हैं। तो जैसे पश्चिम से पूर्व की ओर पवनें चलती हैं, तो ये द्रोणी ऐसे है जैसे कि अगर ये पूरा एक चक्कर काट ले तो ये एंटी क्लॉकवाइज, यानी कि निम्न दाब के केंद्र के समान, चक्रवात के समान हो जाएगी अगर ये अलग हो जाए तो। और जो ये कटक की तरफ है, ये अगर ये पूरा चक्कर गोल काट जाए तो ये है ना, घड़ी की सुई की दिशा में क्लॉकवाइज, यानी कि प्रति चक्रवात जैसे चलते हैं उत्तरी गोलार्ध के, वैसी दशा में। तो ये अगली अवस्था आते आते जिसे हम और भी निम्न सूचकांक दशा बोलते हैं, लो जोनल इंडेक्स की ओर बढ़ते हुए, ये जो घुमाव हैं ऊपरी वायुमंडलीय पछुआ पवनों के, जेट स्ट्रीम के या रोसबी लहरों के, ये और भी ज़्यादा विकट हो जाते हैं। और जो द्रोणियाँ हैं, द्रोणियों की तरफ निम्न दाब के क्षेत्र और कटक की तरफ उच्च दाब के क्षेत्र की स्थिति बनने लगती है। तो ये जो स्थिति है, जहाँ ऊपरी वायुमंडलीय उच्च दाब होगा, जैसे यहाँ पर है, ऊपरी वायुमंडलीय उच्च दाब के नीचे धरातल पर निम्न दाब का क्षेत्र होगा, हमेशा उलट चलेगा। ऊपरी वायुमंडलीय निम्न दाब के क्षेत्र के नीचे उच्च दाब का क्षेत्र होगा, यानी कि इस निम्न दाब के ऊपरी वायुमंडलीय निम्न दाब के क्षेत्र के नीचे प्रति चक्रवात है, और ऊपरी वायुमंडल के उच्च दाब के इस क्षेत्र के नीचे निम्न दाब का क्षेत्र है, यानी कि चक्रवात है।
चक्रवात बड़े अक्षांशों या ध्रुवों की ओर चलते हैं और प्रतिचक्रवात छोटे अक्षांशों या गर्म क्षेत्रों की ओर चलते हैं। तो जब ज़्यादा मुड़ी हुई अवस्था में होती है, यानी कि निम्न सूचकांक दशा में, ये रोसबी लहरें या जेट स्ट्रीम या ऊपरी वायुमंडलीय पछुआ पवनें होती हैं, तो अत्यंत बहुत अधिक अक्षांशों में इनका विस्तार हो जाता है। तो छोटे अक्षांशों से आने वाली गर्म पवनें एकदम है ना ध्रुवीय क्षेत्रों की ओर, और बड़े ध्रुवीय क्षेत्रों की ठंडी पवनें छोटे अक्षांशों की ओर ठंडे, ये इस निम्न सूचकांक दशा जो होती है इसमें आने लगती है। यानी कि धरातल और ऊपरी वायुमंडल के जो प्रवाह हैं उनको हम एक दूसरे से जोड़कर ही देखते हैं, एक दूसरे से सघन रूप से जुड़े होते हैं। और ऊपरी वायुमंडलीय पछुआ पवनों के ये जो घुमाव है, लहरनुमा जो आकृति है, ये वायुमंडल में तापमान या ऊष्मा के लेन देन के महत्वपूर्ण क्रियाविधि मैकेनिज्म है। अपने न्यून कटिबंधीय सूचकांक या लो जोनल इंडेक्स में, यानी कि ज़्यादा घुमावदार जब लहरें होती हैं, इस दशा में लहरों की गति घट जाती है, अक्षांशीय विस्तार यानी उत्तर दक्षिण में विस्तार बढ़ जाता है, और वेवलेंथ घट जाती है क्योंकि लहरें निकट निकट आ जाती हैं, तो उनकी वेवलेंथ या तरंग दैर्ध्य घट जाता है। चौड़ाई जो तरंग या लंबाई बोलते हैं जिसे तरंग की वेवलेंथ, वो घट जाती है। अंततः लहर तंत्र एक कोशीय प्रारूप में टूट जाता है, जिसके कारण शक्तिशाली देशांतरीय प्रवाह शुरू हो जाता है, यानी कि उत्तर दक्षिण प्रवाह। शीतल पवन के शक्तिशाली प्रवाह द्रोणियों की ओर दक्षिण में आने लगते हैं, और उष्ण पवनें कटकों की ओर उत्तर दिशा में जाने लगती हैं। ऊपरी वायुमंडलीय लहरों की न्यून सूचकांक दशा मध्य अक्षांशीय परिसंचरण में अधिकतम ध्रुववर्ती ऊर्जा स्थानांतरण का समय होती है, काल होती है। यानी कि ऊष्मा के लेन देन में मध्य अक्षांशों और वहाँ के मौसमी तंत्रों की महत्वपूर्ण भूमिका मानी जाती है। इस लहर प्रारूप में परिवर्तनों का धरातलीय मौसम पर प्रभाव सर्वाधिक शीतकाल में देखा जाता है, जब ये ऊपरी वायुमंडलीय परिसंचरण सर्वाधिक शक्तिशाली भी होता है। क्यों होता है बाद में देखेंगे जेट स्ट्रीम करने के समय। इसके प्रभाव में ब्रेकडाउन के फलस्वरूप कुछ सर्वाधिक शीतल प्रतिचक्रवात भी उत्पन्न होते हैं। इनके फलस्वरूप इनके पूर्वी किनारे पर ठंडी ध्रुवीय पवनें निम्न अक्षांशों की ओर चलने लगती है। स्टार तथा वाइट नामक विद्वानों ने इसीलिए बताया कि कहा कि मध्य अक्षांशों में ध्रुवों की ओर चलने वाली अधिकांश ऊष्मा एवं गति का स्थानांतरण माना मध्य अक्षांशों में ही पाया जाता है, और यह प्रक्रिया अर्ध स्थिर उच्च दाब के केंद्र या स्थानांतरी उच्च दाब के केंद्र या निम्न दाब के चक्रवातों द्वारा ऊपरी वायुमंडल के लहरनुमा प्रारूप यानी कि रोसबी लहरें, जेट स्ट्रीम या ऊपरी वायुमंडलीय पछुआ पवनों की लहरें कह लीजिए, उनके साथ मिलकर पूरी की जाती है। तो ये धरातल पर भी और ऊपरी वायुमंडल में भी जो पछुआ पवनें हैं वो आपस में ये पवनें पछुआ पवनें ध्रुवीय क्षेत्रों की ओर ऊष्मा के स्थानांतरण का माध्यम है। अभी थोड़ा धरातलीय पवनों के बारे में अभी आगे और चर्चा करेंगे। फिर है उच्च अक्षांशीय परिसंचरण। उच्च अक्षांशीय क्षेत्रों में भी एक अन्य तापीय प्रत्यक्ष कोश पाया जाता है। हमने देखा था त्रिकोशीय परिसंचरण में, जिसे ध्रुवीय कोश कहा जाता है। यहाँ ठंड में सघन वायु उच्च दाब के ध्रुवीय क्षेत्र से उपध्रुवीय क्षेत्र की ओर चलती हुई मानी जाती है। तो ये त्रिकोशीय परिसंचरण मॉडल ऐसा कहता था, परंतु इस प्रवाह की वास्तविकता अब संदिग्ध मानी गई है। इस क्षेत्र में आदान प्रदान में प्रयुक्त होने वाली वायु की अल्प राशि के कारण इसका महत्व सीमित माना गया है।
तो ध्रुवीय क्षेत्रों से पवनें तो आती हैं, वो उतनी शक्तिशाली, उतनी नियमित, उतनी सघन नहीं होती है जैसा कि पहले माना गया था। ये एक तरह का संशोधन आप कह सकते हैं, आधुनिक जो परिसंचरण मॉडल के अनुसार जो मान सकते हैं। ये पामेन का मॉडल है जो आपके ऊपरी वायुमंडलीय परिसंचरण के बारे में बताता है। भूमध्य रेखा ये है, भूमध्य रेखा 0 डिग्री, ये आपका 30 डिग्री, 60 डिग्री, और ये ध्रुव है 90 डिग्री। भूमध्य रेखा पर ऊपर उठती है पवन और उसका ध्रुव की ओर स्थानांतरण होता है। उसका एक बड़ा हिस्सा नीचे उतरता है 30 डिग्री के आसपास, जो उपोष्ण उच्च वायुदाब पेटी को जन्म देता है। वहाँ से वापस धरातल ये पवनें चलती है व्यापारिक, तो यह हेडली कोश बनता है। लेकिन ऊपर उठी हुई पवनें, चूँकि उनको कोई घर्षण प्रभाव नहीं होता है, तो वो उनकी गति बहुत तेज़ हो जाती है और पश्चिम से पूर्व की ओर चलने लगती है उनका अधिकांश हिस्सा, जिसे यहाँ इस स्टार के द्वारा, तारे के द्वारा दिखाया गया है। ये जेट स्ट्रीम है। आधुनिक विचारधारा ऊपरी वायुमंडल की ज़्यादा विस्तृत जानकारी प्रस्तुत करती है। तो ये एक जेट स्ट्रीम ऊपरी उठी हुई पवनों के कोरियोलिस बल के कारण पूर्णतः पश्चिम से पूर्व की ओर मुड़ जाने से बनता है। इसके बाद बहुत कम हिस्सा वायु का ऊपरी वायुमंडल में बड़े अक्षांश की ओर आगे बढ़ पाता है। भूमध्य धरातल पर जो उच्च दाब का केंद्र बनता है, वहाँ से पछवा पवनें ध्रुवों की ओर चलती हैं मध्य अक्षांश में, और ध्रुवीय क्षेत्रों पर उच्च दाब के क्षेत्र से आने वाली ठंडी धरातलीय पवनें चलती है, जिन्हें ध्रुवीय पवनें कहते हैं। इन दोनों पवनों के बीच में जो वायु राशियों के बीच में जो सीमा रेखा पाई जाती है, जो परिवर्तनशील है, अर्धस्थायी है, उसको हम ध्रुवीय वाताग्र बोलते हैं। यानी कि दो वायु राशियों के बीच में जो सीमा, ये जो डबल लाइन ऊपर दिखाई गई है, ये उसी वाताग्र है ना, उसी वाताग्र का प्रतीक है। तो जब गर्म धरातलीय पछवा पवनें और ठंडी ध्रुवीय धरातलीय पवनें आपस में मिलती हैं, तो वो उनके आपस में मिलने से वो शीतोष्ण कटिबंधीय चक्रवातों को उत्पन्न करती है, और ये पवनें आपस में मिलकर ऊपर उठने लगती हैं, और ऊपर उठी हुई पवन पृथ्वी के कोरियोलिस प्रभाव से पश्चिम से पूर्व की ओर मुड़कर चलने लगती है, जिसे यहाँ उपध्रुवीय जेट स्ट्रीम जो स्टार से दिखाया है उसको जन्म देती है। तो ये जो दो वायु राशियाँ मिलती हैं इस ध्रुवीय वाताग्र के सहारे, वहीं उष्ण कटिबंध प्रति चक्रवात और चक्रवात उत्पन्न होते हैं, और वो चक्रवात व प्रति चक्रवात तापमान के बड़े और छोटे अक्षांशों में तापमान के पुनः वितरण के कारक बनते हैं। ये सब चीज़ें आजकल वायु परिसंचरण के आधुनिक मॉडल में बताया गया है।